हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोग पूछ रहे थे। आप पूछ रहे थे कि क्या वांगशन अलग हो जाएंगे, क्या वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो गाइस, इसका आंसर तो ऑफ कोर्स मैं नहीं दूंगी, आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। बट हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि इतने टाइम से हम सिर्फ लव स्टोरी देख रहे थे, अब हम रियल स्टोरी देखेंगे। आई मीन, ये स्टोरी 14 चैप्टर्स का है एंड अभी हम सिर्फ चैप्टर 4 में हैं। तो गाइस, मैं इतना बता सकती हूँ कि रियल स्टोरी अभी शुरू होने वाला है। इतने टाइम से हम सिर्फ लव स्टोरी देख रहे थे, अरेंज मैरिज वाला लव देख रहे थे, बट अब हम देखेंगे कि सेल्फ रेस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो एनीवेज, चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू का प्लान कुछ और था। उन्होंने कुछ और प्लानिंग करके लांगवांग जी को वुई वुशियान का हस्बैंड बनाया था। उन्होंने सोचा था कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चलेगा, कहीं भी उन दोनों के बीच में प्यार नहीं होगा एंड वो लांगवांग जी को एज अ नाइफ की तरह यूज करेंगी। बट वो गलत प्रूव हो गई। सब कुछ गलत हो रहा था क्योंकि लंजा एंड विंग के बीच में प्यार बढ़ रहा था, जो मैडम यू को दिख रहा था एंड वो ये नहीं चाहती थी। ऐसी बात नहीं है कि वो चाहती थी कि लांगवांग जी के साथ विंग क्रूएल बिहेव करे, क्योंकि विंग ऐसा नहीं करेगा, वो मैडम यू जानती है। विंग ऐसा इंसान है ही नहीं। बट वो ये भी नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच में कभी भी प्यार हो। उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि लंचा अगर फायर है तो विंग वाटर, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट है। तो उनके बीच में प्यार होना, अट्रैक्शन होना इम्पॉसिबल था मैडम यू के हिसाब से, जो अभी हो रहा था। एंड मैडम यू का हर एक प्लान फेल हो रहा था। इनफैक्ट मैडम यू को बताए बिना विंग ने लंचा के साथ एक जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर लिया था, जो कि मैडम यू ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैडम यू अब हार रही थी। उन्हें ऑलमोस्ट लग गया था कि वो हार रही है, बट एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मैडम यू को एक और नया चांस मिल गया। जियांग चैंग ने लंचे के साथ मिस्टेकनली बदतमीजी से पेश आया एंड इससे ही मैडम यू को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। उनके पास उनका पावर वापस आ गया। अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिससे मैडम यू को फिर से चांस मिल गया। सैटरडे इवनिंग को घर के सब लोग लिविंग रूम पे एक साथ गैदर हुए थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हीटेड डिस्कशन हो रहा था जहां पर लंजा गया। लंजा एक्चुअली उस दिन स्कूल गया था एक पीटीए मीटिंग के लिए। वो अभी भी मीटिंग से लौटा था। मीटिंग से लौटने के बाद जब वो लिविंग रूम पे गया जहाँ पर सब लोग हैं, उन्होंने देखा कि विंग के पास में ही एक स्टाफ मेंबर उसके लिए वेट कर रहा है। उनके हाथ में एक कॉफ़ी है। एक्चुअली वो कॉफ़ी वो विंग के लिए लेकर आई थी, बट वहाँ पर इतना टफ डिस्कशन हो रहा था कि स्टाफ्स का हिम्मत नहीं हुआ कि वो लोग उस बीच में जाकर विंग को कॉफ़ी दे। तो उन लोगों ने वो कॉफ़ी कप लंजे को दिया, क्योंकि लंजे से वो लोग बहुत फैमिलियर थे। लंजे उनसे बहुत अच्छा बिहेव करता था, बिल्कुल विंग की तरह। तो घर के स्टाफ्स एंड बाकी मेंबर्स विंग के साथ साथ लंजे के साथ भी बहुत फ्रेंडली है। तो लंजे ने एक स्माइल के साथ उनसे वो कप लिया एंड उनके कन्वर्सेशन में इंटरफेयर ना करते ही उन्होंने विंग के हाथ में वो कप दे दिया। पहले विंग चौंक गया एंड देन जैसे विंग ने देखा कि लंजे ने उसे कॉफ़ी का कप दिया है, उसका फेस सॉफ्ट हो गया, उसने स्माइल किया। एंड जैसे कि मैंने कहा, वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रहा था जहाँ पर बेसिकली जियांग चैंग हॉट टेम्पर्ड था। तो उसने ये सब देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि वो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे एंड उसके बीच में ऐसे रंजा आ गया जो विंग को कॉफ़ी दे रहा था। ये देख के जियांग चैंग को बहुत गुस्सा आ गया। इससे पहले वो कुछ सोच पाता, उसने डायरेक्टली रंजे से मिसबिहेव करते हुए कहा, क्या तुम जस्ट ये सब बंद नहीं कर सकते? ये बोलते हुए जियांग चैंग चिल्ला रहा था। उसने कहा, ऑफ कोर्स मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम एक नॉर्मल टीचर होके ऐसे बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिस्कशन समझ पाओगे, बट क्या तुम एटलीस्ट प्रिटेंड नहीं कर सकते? जियांग चैंग के लंजे के साथ ऐसे बात करने के बाद वो रूम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। आई मीन, सब लोग शॉक्ड थे सिवाय मैडम यू के। एक्चुअली वो ग्लैड थे कि ये सब हो रहा था। उनके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ रहा था ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है एंड उनका जगह सेफ है या नहीं। वो अपने बेटे जियांग चैंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें पता है कि जियांग चैंग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है एंड वो शायद बाहर से बहुत रफ है बट अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है। वो कुछ भी सोच कर नहीं बोलता, वो बस बोल देता है एंड बाद में उसे गिल्टी फील होता है।
वो शायद रफली बात करता है बट वो कभी भी मिसबिहेव नहीं करता। एंड मैडम यू को ये भी पता है कि लान कंपनी के साथ जियांग कंपनी के मर्ज होने का ये आइडिया जियांग चंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भी विंग के मैरिज को लेकर, आई मीन विंग का इस कन्वीनियंस वाला मैरिज जियांग चंग को पसंद नहीं था। तो इसलिए शुरू से ही वो एंड लांग वांग जी ज़्यादा बात नहीं करते थे। उनके बीच में ऐसे कोल्ड वॉर चल रहा था एकदम शुरू से ही। बट फिर भी उन दोनों ने शुरू से ही एक दूसरे के साथ कोई भी मिसबिहेवियर या फिर झगड़ा वगैरह नहीं किया है। वो लोग अपने प्रॉब्लम अपने में ही रखते हैं। बट आज पहली बार जियांग चंग लांग वांग जी के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था, वो भी घर के हर एक स्टाफ मेंबर के सामने। मेरे को रियलाइज़ हो चुका था ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। उन्हें पता था ये कोई स्मॉल इशू नहीं होने वाला है। वो बस चुपचाप ये सब देख रही थी एंड उनके आईज विंग के ऊपर था। विंग जो कि विजिबली गुस्सा दिख रहा था। वो बस विंग के रिएक्शन देखना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि विंग अपने ऑडियंस को डिफेंड करेगा या फिर लांग वांग जी को। वो देखना चाहते थे कि विंग किसका साइड लेता है। बट विंग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि वो लांग वांग जी था जिससे जियांग चंग ने बुरा बिहेव किया है एंड लांग वांग जी खुद को डिफेंड करना जानता है। तो लांग वांग जी ने एक वार्निंग वॉइस से जियांग चंग से कहा, तुम मुझसे इस टोन से बात नहीं कर सकते। जैसे ही लांग वांग जी ने यह बात कहा, मैडम यू ने विंग से लंजे की तरफ देखा। लंजे ने जियांग चंग से कहा, मेरा हस्बैंड तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा मिसबिहेवियर सह सकता है बट मैं नहीं। तुम ये सोचने की हिम्मत भी मत करना कि तुम्हारा ये बिहेवियर मेरे ऊपर चलेगा। जैसे लंजे ने ये बात कहा, जियांग चंग शॉक्ड हो गया। उसके फेस में गुस्सा साफ दिख रहा था, बिल्कुल मैडम यू की तरह। बट वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वो एक बार मुंह खोल रहा था, एक बार बंद कर रहा था। वो बहुत सरप्राइज था। उससे पहली बार किसी ने इस तरीके से बात किया था। इससे पहले जियांग चंग कुछ कह पाता, विंग जियांग चंग एंड लंजे के बीच में आकर खड़ा हो गया, लंजे को शील्ड करते हुए। इस तरह मैडम यू वो बस वेट कर रही थी। वो बस देखना चाहती थी कि विंग क्या रिएक्ट करता है। वो यही होप कर रही थी कि शायद वो अपने हस्बैंड को डांटेगा उसके भाई के साथ ऐसे बिहेव करने की वजह से। आई मीन मैडम यू को भी पता है कि यहाँ पर फॉल्ट जियांग चंग का है, बट स्टिल वो चाहती थी कि उनके बेटे को कोई भी कुछ भी ना बोले, स्पेशली लांग वांग जी तो बिल्कुल भी नहीं। एंड ऑफकोर्स विंग की तो बात भी नहीं आता इसमें। वो बस देखना चाहते थे कि विंग उनका साइड ले, लांग वांग जी का नहीं। वो बस यही होप कर रहे थे, बट उनका होप टूट गया। उन्होंने जो देखा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने देखा कि विंग ने अपने हस्बैंड की तरफ टर्न किया एंड अपने हाथों को उसके फेस में रखा और कहा, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी उसने ऐसा किया लंजा, आई एम रियली रियली सॉरी। इतने टाइम से मैडम यू अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। अब उनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वो अपने कपड़े को टाइटली जकड़ रही थी। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग ने उनका साइड नहीं लिया है। वो अपने हस्बैंड को संभाल रहा था। इस तरफ लांग वांग जी, जिसने विंग की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि यही सब होता है क्या? तुम अपने पूरे लाइफ से यही करते रहते हो, दूसरों के लिए माफी मांगना ताकि उनका ईगो हर्ट ना हो जाए? ये सुनकर मैडम यू अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने कहा, इनफ। ये सुनकर विंग ने इमीडिएटली शार्पली एंड हीटली कहा, नहीं। ये बोल के विंग ने लंजे को अपने पीछे छुपा लिया एंड उसके सामने वो शील्ड होकर खड़ा हो गया ताकि मैडम यू का नजर लंजे के ऊपर ना जाए। एंड जैसे विंग को रियलाइज हुआ कि उसने मैडम यू के ऊपर चिल्लाया, ये कहते हुए कि नहीं, उसने मैडम यू से सॉफ्ट वॉइस से कहा, प्लीज नहीं, आई एम सॉरी। ये बोलने के बाद विंग ने मैडम यू का रिएक्शन का वेट नहीं किया। उसने फिर से अपने हस्बैंड की तरफ टर्न किया एंड वो जेंटली अपने हस्बैंड के चीक को स्ट्रोक करने लगा। उसने कहा, जान जान, आई एम सॉरी। वो बार बार लंजे से सॉरी रिपीट कर रहा था। वो बोल रहा था, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दिस, बट प्लीज तुम हमारे बेडरूम पे जाओ, मैं कुछ ही मिनट में वहां पर आता हूँ। ये सुन के लंजा और भी गुस्सा हो गया। उसने वार्निंग वॉइस से कहा, विंग। इसके आगे लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बट इस एक शब्द में लंजा के पूरे वार्निंग जैसे छुपा हुआ था जो सबको समझ आ रहा था। लंजा को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ा। इस तरफ विंग, जो ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड को सिर्फ उनके लोगों के सामने ही नहीं बल्कि घर से भी छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसे शील्ड करने की कोशिश कर रहा था ताकि घर की कोई भी चीज उसे हर्ट ना कर पाए। विंग ने लंजे के फॉरहेड पे अपने फॉरहेड को रखा एंड बेक करते हुए कहा, प्लीज मैं तुमसे बेक करता हूँ,
प्लीज़ मुझे ये सब हैंडल करने दो, तुम रूम पे जाओ, मैं अभी आता हूँ, प्लीज़, आई प्रॉमिस। अब लंजे के लिए डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। वो विंग की तरफ ग्लेयर तो कर रहा था, बट वो विंग की हालत समझ पा रहा था एंड लंजे को बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि वो ये सब यहाँ पर ही जाने दे एंड चुपचाप चले जाए, क्योंकि जियांग चंग ने सबके सामने लांगवान जी को इंसल्ट किया था, जिसका राइट जियांग चंग के पास नहीं है एंड लंजा किसी का भी इंसल्ट नहीं सहता। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आता है एंड जो भी उसे अननेसेसरी इंसल्ट करता है वो उन्हें लाइटली नहीं लेता। बट वो देख पा रहा था कि उसके हस्बैंड का हालत कैसे हो गया है, तो उसने इस बात पे गिव अप कर दिया। उसने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड एक नोट किया। बट ऑफ कोर्स वो लांग वांग जी है, वो बिना वार्निंग दिए कैसे जा सकता है। उसने फिर भी विंग के पीछे जियांग चंग की तरफ देखा। विंग जो कि फिर से लंजा को छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर लंजा ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने जियांग चंग की तरफ देखा एंड डीप वॉइस में कहा, तुम तब तक मुझसे बात मत करना जब तक तुम मुझसे माफी ना मांग लो। ये सुनकर फिर से विंग ने लंजा के फेस को अपनी तरफ टर्न कर लिया। अब लंजा का आइस जियांग चंग से विंग की तरफ चला गया। विंग ने अपने थंब को लंजा के चीक में रब करते हुए कहा, प्लीज लंजा प्लीज। लंजा ने एक बार लास्ट टाइम अपने हस्बैंड की तरफ ग्लेयर किया एंड देन वो बेडरूम पे चला गया गुस्से में। जैसे ही विंग को बेडरूम का दरवाजा बंद होने का आवाज सुनाई दिया, विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड जियांग चंग की तरफ टर्न किया। उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? इवन अगर तुम उसे एक नॉर्मल बेसिक ह्यूमन बीइंग या फिर मेरे हस्बैंड नहीं भी मानते, एटलीस्ट तुम ये तो मत भूलो कि वो किस फैमिली से आया है। वो मेरी तरह नहीं है। ये सुन के जियांग चंग और भी शॉक्ड हो गया एंड देन विंग रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया। एंड ये सुन के मैराम्यू ने कहा, तुमने क्या कहा? विंग ने मैराम्यू की तरफ देखा एंड नर्वस होकर कहा, यू वाई, मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम ट्रूली ट्रूली सॉरी फॉर टुडे। एंड फिर से विंग ने मैराम्यू का रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया। उसने टर्न किया अपने बेडरूम के पास अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए। उसने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया है कि वो अभी आएगा, तो वो उसी के पास जाना चाहता था। वो आगे बढ़ ही रहा था तो मैराम्यू ने कहा, आइंग। एंड मैराम्यू के वॉइस सुनते ही विंग रुक गया, क्योंकि इस बार मैराम्यू का वॉइस नॉर्मल नहीं था। जब विंग 7 साल का था तब उसे कंट्रोल करना, उसे ओन करना इजी था। हाँ, अब वो बड़ा लड़का हो गया है, अब उसे कंट्रोल करना इजी नहीं है, बट स्टिल वो वही इंसान है जिसे मैराम्यू बचपन से कंट्रोल करता आ रहा है। एंड विंग को मैराम्यू के हर एक टोन के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि कुछ टोन्स है जो सिर्फ विंग के लिए ही फिक्स्ड हैं। मैराम्यू ने कहा, कॉन्फ्रेंस रूम को सेट करके आओ। ये सुन के विंग समझ गया था कि मैराम्यू क्या कर रही है। मैराम्यू उसे पनिशमेंट दे रहा है। तो विंग ने इससे पहले कुछ कह पाता, मैराम्यू ने कहा, अभी। विंग को अच्छे से पता है कि अगर वो मैराम्यू से बेग भी करेगा तब भी कोई भी काम नहीं होगा। बचपन से ही होता आ रहा है। जब उसे पनिशमेंट मिलता था एंड वो मैराम्यू से बेग करता था, मैराम्यू कभी भी उसके बात को सुनती भी नहीं थी। उसे अच्छे से पता है, बट फिर भी उसने ट्राई किया। उसने कहा, आई कॉन्फ्रेंस तो कल है ना? मैराम्यू ने कहा, मैंने कहा अभी। विंग ने मैराम्यू की तरफ देखा। उसके आईज ग्लासी था, जैसे कि उसके आंखों से आंसू निकल रहा है। उसने एक बार अपने बेडरूम की तरफ देखा जहाँ पर उसका हस्बैंड उसके लिए वेट कर रहा है। फिर उसने मैराम्यू की तरफ देखा और कहा, आई प्लीज मुझे कुछ मिनट्स दीजिए प्लीज। मैराम्यू को आज से पहले इतना गुस्सा कहीं भी नहीं आया था, क्योंकि आज से पहले विंग ने कहीं भी इतना रेजिस्टेंट नहीं किया था। तो मैराम्यू ने कहा, मैंने कहा अभी, आइंग। मैराम्यू देख पा रही थी कि विंग स्ट्रगल कर रहा है। विंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे फिजिकली पेन हो रहा है, वो हर्ट है। उसके आईज ऑलमोस्ट रेड हो गए थे। एंड मैराम्यू को पता है कि विंग लांगवांग जी की तरह नहीं है, वो इजीली गिव अप कर देगा। एंड ऐसा ही हुआ। उसने एक बार अपने हस्बैंड की डोर की तरफ देखा, आई मीन अपने बेडरूम की डोर की तरफ, एंड देन वो वहाँ से चला गया कॉन्फ्रेंस रूम को सेट करने के लिए। जैसे ही वो वहाँ से गया, मैराम्यू ने जियांग चंग की तरफ देखा और कहा, देखा, काम ऐसे करवा जाता है। ये सुन के साफ दिख रहा था कि जियांग चंग खुद कंफर्टेबल नहीं था। वो इस बात को लेकर आर्ग्यू करना चाहता था। वो खुद गिल्टी फील कर रहा था, बट इससे पहले वो कुछ कह पाता, मैराम्यू ने क्लियर किया एंड जियांग चंग चुप हो गया, क्योंकि मैराम्यू और गुस्सा करना नहीं चाहती थी। तो जियांग चंग वहाँ से चला गया।
जियांगजंग के जाने के बाद मैराम्यू खुद कुछ टाइम के लिए लिविंग रूम पे ऐसे ही खड़ी थी। उन्होंने एक डीप ब्रेथ लिया, अपने आप को शांत किया एंड देन वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। मैराम्यू सोच रही थी जाते जाते कि कुछ दिन पहले लांगवांग जी ने उन्हें कहा था कि वो इस घर पे सिर्फ एक ही रीजन की वजह से है एंड वो रीजन उनका कंपनी नहीं है। ये बात लांगवांग जी ने साफ साफ कह दिया था। तो अब मैराम्यू का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी लांगवांग जी को ये क्लियरली समझा दे कि मैराम्यू के लिए भी वो यहाँ पर एक रीजन की वजह से है एंड ऑफ कोर्स वो रीजन कंपनी नहीं है। अगर मैराम्यू के लिए वो यूजेबल नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, देन उसका इस घर पे कोई जगह नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैराम्यू किसी लॉ से, किसी कॉन्ट्रैक्ट से या फिर किसी अलायंस से बाउंड हो। अगर लांगवांग जी उनके लिए काम का नहीं रहा, उसके बदले अगर वो उनके लिए एक अनवेलकम ऑब्जेक्शन बन गया, देन मैराम्यू को लांगवांग जी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड वो चीज़ वो बिगाड़ना नहीं चाहती। अगर लांगवांग जी उनके लिए एक ऑब्जेक्शन है, देन उन्हें उस इंसान को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। उन्हें उस इंसान को अपने घर से एंड विंग के लाइफ से हटाना होगा। अगर विंग ये खुद नहीं करेगा तो वो लांगवांग जी से ये काम करवाएंगी। मैराम्यू को लग रहा था कि अब लांगवांग जी को उसका जगह दिखाने का टाइम आ गया है। इस तरफ लंजा जो बेडरूम पे विंग के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि विंग ने प्रॉमिस किया था कि वो अभी उसके पास आएगा। बट देखते देखते 1 घंटा बीत गया, दिन 2 घंटा, दिन 3 घंटा एंड विंग ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, वो नहीं आया। विंग ने सबके सामने लंजा को गिव अप करवाया, जबकि लंजा का सेल्फ रेस्पेक्ट एक लाइन में था, उसको इंसल्ट किया जा रहा था। विंग ने लंजा से रिक्वेस्ट किया ताकि लंजा अपने आप को डिफेंड ना करे एंड उसने प्रॉमिस किया कि वो लंजा से तभी मिलने के लिए आएगा एंड उसने वो प्रॉमिस भी नहीं रखा। देखते ही देखते इवनिंग बीत गया एंड उसका हस्बैंड रूम पे नहीं आया। विंग रूम पे नहीं आया, बट विंग का मैसेज लंजा के पास आया। विंग ने मैसेज में लिखा था आई एम सॉरी एंड दैट्स इट। इसके आगे विंग ने और कुछ भी नहीं लिखा था और ना ही विंग आया था। धीरे धीरे लंजा के गुस्सा शांत हो रहा था, बट उसके अंदर कुछ था जो उसे बहुत तड़पा रहा था घंटों से। उसे बहुत ही हेल्पलेसली, होपलेसली एम्प्टी फील हो रहा था। उसे एक्सट्रीमली सैड फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका चेस्ट ब्लीडिंग कर रहा है। लंजा सोच रहा था कुछ वुंड्स को, कुछ इंजरीज को टाइम हील कर देता है, बट कुछ इंजरीज कहीं भी हील नहीं हो सकता। आज लंजा को डिसरेस्पेक्ट किया गया एंड उसे ये भी कहा गया ताकि वो अपने लिए स्टैंड ना ले एंड देन उसे उसके रूम पे भेजा गया ये कहते हुए कि बहुत जल्दी उसका हस्बैंड उसके पास आएगा उससे बात करने के लिए। बट अब लंजा क्या कर रहा है, सिर्फ घड़ी देख रहा है एंड उसके लिए वेट कर रहा है। वो रूम पे अकेला बैठा हुआ है। इतना इंसल्ट होने के बाद भी लंजा को पता था कि उसे जब विंग से प्यार हुआ है तब उसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उसे विंग का कंडीशन इस घर में कैसा है मालूम था। उसे पता था कि विंग से प्यार करना बहुत भारी पड़ेगा, बट फिर भी उसने विंग से प्यार किया है। वो उससे बहुत प्यार करता है। बहुत महीने हो चुके हैं उनके शादी को। विंग ने, लंजा ने बहुत कुछ ओवरकम किया है। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत कुछ था उनके बीच में, बट उन लोगों ने सब कुछ ओवरकम किया है एंड उन लोगों ने उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, उनके कन्वीनियंस ऑफ मैरिज अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब उनके बीच में लव था, रिस्पेक्ट था, अंडरस्टैंडिंग था। लंजा एंड विंग ने एक साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन सहा है, बहुत कुछ फेस किया है, बट लंजा ने आज तक अपने हस्बैंड से इतना डिसअपॉइंटेड फील नहीं किया था जो वो उसे आज हो रहा था। एंड सडनली लंजा अपने फैमिली को, अपने घर को बहुत मिस कर रहा था, बहुत मिस कर रहा था। उसके चेस्ट में बहुत हेवीनेस फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसे उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा है। लंजा एंड विंग के बीच में रिलेशनशिप अभी अभी ठीक हुआ था। उनके बीच में ये प्यार अभी अभी हुआ था। वो इस चीज़ को जीना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। वो सब कुछ भूल के अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो अपने हस्बैंड में अपने घर को ढूंढना चाहता था, फील करना चाहता था। बट सडनली अब उसे बहुत ही अकेला फील हो रहा था, एम्प्टी फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर के वार्मनेस, कंफर्ट को मिस कर रहा है। वो अपने घर को मिस कर रहा था, अपने फैमिली को मिस कर रहा था, अपने रैबिट्स को मिस कर रहा था, अपने ब्लू बेडरूम को मिस कर रहा था, ब्लू कर्टन को मिस कर रहा था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आया था।
वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आया है, कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना। उसने यहाँ पर आने के लिए अपना पूरा लाइफ चेंज किया है। इनफैक्ट उसे यहाँ पर सफोकेटिंग फील हो रहा था, स्टिल उसने मैनेज किया है, एडजस्ट किया है। उसने इस वायलेट वॉल्स को एक्सेप्ट किया है जो कि उसके लिए अनएक्सेप्टिंग था, एंड उसने ये सब कुछ किया है अपने हस्बैंड के लिए। वही इंसान जिसने ना तो लंजा के लिए डिफेंड किया और ना ही उसे अपने आप को डिफेंड करने दिया। लंजा को याद है कि शादी से पहले अंकल ने लंजा को कुछ कहा था। अंकल ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हें अपना बना ले तो सबसे पहले तुम्हें उन्हें अपना बनाना होगा। वांग जी, कभी कभी छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस करना पड़ता है पीस मेंटेन करने के लिए। इतना भी गुस्सा मत करना कि इससे तुम्हारे इन लॉस के माइंड का पीस चला जाए या फिर उन्हें तकलीफ हो। लंजा सोच रहा था, क्या अंकल का ये सब बोलने का मतलब यही था कि सब कुछ चुपचाप सह लेना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमेशा हम्बल रहना, इस पॉइजन को साइलेंटली ऐसे पी लेना, एंड अगर किसी ने उसे इंसल्ट किया तो डिफेंड ना करना। बट बचपन से लंजा, उसका भाई, कुछ रूल्स को लेकर बड़ा हुआ है, एंड उनमें से एक रूल तो ये था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कहीं भी सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज मत करना, इनफैक्ट प्यार के लिए भी नहीं। लंजा के दिमाग में ये सब बातें बार बार गूंज रहा था। उसे बहुत हेडेक हो रहा था, उसके आई में हेवीनेस फील हो रहा था। हालांकि उसे नींद नहीं आ रहा था और ना ही उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। उसे सैड भी नहीं फील हो रहा था, उसे बस एम्प्टीनेस फील हो रहा था। डिनर टाइम हो गया, बट लंजा डिनर करने के लिए बाहर नहीं गया, तो लंजा का डिनर उसके रूम में ही भेजा गया, जिसे लंजा ने वापस दे दिया। उसने खाने को छुआ तक नहीं। हालांकि उसने विंग को प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा फिर से कहीं भी नहीं करेगा, बट उससे आज ये नहीं हो पाया। खाने का एक बूंद भी उसके गले से नीचे नहीं जा पाएगा, तो वो रूम से निकला ही नहीं, वो रूम में ही था। देखते देखते बहुत रात हो गया, मिडनाइट हो गया, विंग अभी तक वापस नहीं आया। लंजा का बेड टाइम भी पास हो चुका था, पर लंजा सोया नहीं था, वो बस विंडो के बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं था। एंड फाइनली मिडनाइट को उसके दरवाजे खोलने का आवाज हुआ। लंजा को रियलाइज हुआ कि विंग लौट आया है। लंजा विंग का फुटस्टेप्स बिना देखे ही समझ सकता है, तो उसने विंग की तरफ टर्न नहीं किया। विंग ने बहुत धीरे से दरवाजा ओपन किया। शायद उसे यह लग रहा था कि उसका हस्बैंड सो गया होगा। जैसे ही विंग ने डोर को ओपन किया, उसने देखा कि उसका हस्बैंड सोया नहीं है, बल्कि वो विंडो के पास खड़ा है। दरवाजा खोलने के बाद विंग कुछ टाइम के लिए दरवाजे पे ही खड़ा था, लंजा को देख रहा था। एंड देन फाइनली वो रूम के अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया एंड वो स्लोली लंजे के पास आया, बट लंजे ने विंग की तरफ देखा तक नहीं, उसने टर्न तक नहीं किया। लंजे के पास आते ही वो लंजे के सामने फ्लोर में घुटनों पे बैठ गया। उसने कहा, आई एम सॉरी। ये सुन के लंजे ने विंग की तरफ नहीं देखा। उसने अपने कपड़ों को टाइटली जकड़ लिया। विंग के वॉइस सुन कैसा लग रहा था कि वो इतने टाइम से अपने वॉइस को दबा कर रखा था। उसने शायद इतने घंटों से बात तक नहीं किया था। हालांकि लंजे को पता था कि उसके लिए हार्ड होने वाला है, बट स्टिल उसने विंग की तरफ टर्न किया, उसे देखा। एंड विंग बहुत ही एग्जॉस्टेड दिख रहा था। उसका आईज रेड था, ग्लासी था। अपने हस्बैंड को ऐसे देखकर लंजे को बहुत बुरा लग रहा था। उसे रोना आ रहा था, बट नहीं, वो नहीं रोएगा, क्योंकि इस घर के कोई भी कोना लंजे के टीयर्स के लिए क्वालिफाइड नहीं है। लंजा इस घर में अपने आंसू को बर्बाद नहीं करेगा। लंजा अपने हस्बैंड से बहुत कुछ बोलना चाहता था, बहुत कुछ पूछना चाहता था, वो कंप्लेन करना चाहता था, वो उसे बहुत कुछ ब्लेम करना चाहता था। बट जब लंजा ने अपने माउथ ओपन किया, उसके अंदर से ये सब कुछ भी नहीं आया, बल्कि उसने ये कहा, मुझे फिर से ये सॉरी वर्ड मत बोलना। एटलीस्ट तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई तो होना चाहिए जिसे तुम्हें हर वक्त ब्रेथ लेने के लिए सॉरी बोलना ना पड़े। ये बोलने के बाद कुछ सेकंड के उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। एंड विंग के आइज देख के लग रहा था कि वो कितना हेल्पलेस है, बट शायद पहली बार लंजा को ये देख के दुख नहीं हो रहा था। उसे पता है कि शायद उसके बातों से विंग को दर्द हो रहा होगा, हर्ट फील हो रहा होगा, बट अभी लंजा को इसको लेकर केयर करने की जरूरत नहीं है। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया लंजा के हाथ को पकड़ने के लिए, बट लंजा उससे दूर चला गया, क्योंकि लंजा अभी नहीं चाहता था कि विंग उसे टच करे। एंड ये देख के उस रात को विंग ने लंजा को टच करने की कोशिश तक नहीं किया, और ना ही सोने के बाद उसे हक किया, जो वो हर रोज किया करता है। उसने लंजा के स्पेस में अपने आप को इन्वेट नहीं किया, और ना ही लंजा ने खुद से ये सब कुछ ऑफर किया, क्योंकि लंजा का दिल टूट चुका था।
वो बहुत गुस्सा था। दिन ऐसे ही बीतते जा रहा था एंड शायद उनके बीच में रिलेशनशिप में स्ट्रेन आ चुका था। लंजो को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग एक बहुत ही थीन स्ट्रिंग में बंधे हुए हो एंड किसी भी वक्त वो स्ट्रिंग टूट सकता है एंड उनका रिश्ता खत्म हो सकता है। तो उस दिन के बाद से लंजा बस अपने ड्यूटीज को परफॉर्म किया करता था एज अ जियांग फैमिली सन इन लॉ एंड एज अ विंग हस्बैंड। वो सब कुछ साइलेंटली किया करता था। वो विंग से बात तक नहीं करता था। हाँ, वो उसके साथ खाना खाता था एंड अगर कहीं पर जाना होता था तो उसके साथ जाता था। वो सब कुछ करता था जो उसे करना चाहिए एज अ हस्बैंड, एज अ फॉर्मेलिटी। बट अदर देन दैट वो कुछ भी नहीं करता था। लंजो को ऐसा लग रहा था कि उसका बॉडी एक ऑटो पायलट हो चुका है जो अपने आप ही काम कर रहा है रोबोट की तरह। इनफैक्ट उस दिन के बाद से जियांग चेंग भी लंजो को एक गिल्टी लुक दे रहा था बट लंजा को रिस्पॉन्स नहीं किया। बट लंजा ग्रेटफुल है कि जियांग चेंग को अपना गलती पता है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था सिवाय एक चीज के। अब मैडम यू अच्छे बनने की नाटक नहीं कर रही थी। वो अपना गुस्सा सबके सामने ओपनली दिखा रही थी, स्पेशली लंजे के सामने। जैसे कि लंजे के सामने स्टाफ्स के ऊपर चिल्लाना या फिर कुछ और करना या फिर फोन पे चिल्लाना। हालांकि लंजे को लग रहा था कि वो ये सब नाटक कर रही है। वो लंजो डायरेक्टली कुछ कह नहीं रही थी बट इनडायरेक्टली वो लंजो को बहुत कुछ समझा रही थी। बट लंजो ने ये सब इग्नोर किया। उसे लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा है, ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहा है। अब जियांग फैमिली के एटमोसफियर टेंशन एटमोसफियर में बदल गया था एंड ये टेंशन लेवल्स लंजो के लिए बहुत ही अनबियरेबल था। इनफैक्ट घर के जितने भी स्टाफ्स मेंबर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं जो लंजे से बहुत प्यार करते हैं, वो भी लंजे से मिलने के लिए आ नहीं पा रहे थे। लंजा और भी आइसोलेटेड फील कर रहा था। इनफैक्ट उनके गार्डनर की बेटी मेइलिन, उसने एक दिन चुपके से लंजे के रूम पे दरवाजे के नीचे से एक पेपर डाल दिया जहां पर उसने एक रैबिट को ड्रॉ किया था एंड वहां पर उसने लिखा था ये ड्राइंग गग्गा को चीयर अप करने के लिए है। लंजे को लगा था कि वो शायद अगर गार्डन में जाएगा तो वो उनसे मिल पाएगा बट वो लिटिल चाइल्ड वहां पर नहीं आई। एंड जब लंजन ने इसके बारे में उससे पूछा, मेलिन ने कहा मम्मा मुझे बहुत डांटेगी अगर मैंने ऐसा किया तो। ये बोल के मेलिन वहां से भाग गई। अब लंजा घर पे आइसोलेटेड फील कर रहा था। इस तरफ उसका हस्बैंड विंग, वो भी अपना पूरा कोशिश कर रहा था सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। वो लंजा से बात करने की कोशिश करता था बट उसका हर एक कोशिश फेल होता था क्योंकि लंजा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का जवाब देता था जो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वो विंग से बात नहीं करता था। इनफैक्ट एक दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले विंग ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। उसने एज यूजुअल लंजे के चिक्स में किस किया जो वो झगड़े से पहले यूजुअली किया करता था। बट लंजा अपने थॉट में इतना खोया हुआ था कि जब विंग ने किस किया वो फिजिकली चौंक उठा। I mean, वो साफ दिख रहा था कि लंजा कितना चौंक गया है, वो कितना वायलेंटली चौंक गया है। एंड लंजा को इसका रीजन पता है। इसका रीजन ये है कि लंजा में थॉट में खोया हुआ था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सडनली विंग उसके पास आएगा और उसे किस करेगा। बट लंजा ने ये बात विंग से नहीं कहा। तो जब विंग ने लंजा को चौंकते हुए देखा वो खुद शॉक्ड हो गया था एंड उस दिन के बाद से विंग ने लंजा को टच करने की कोशिश तक नहीं किया। एंड लंजा ने भी उसे ये नहीं कहा कि ये उसका फॉल्ट नहीं है, उसने भी ये चीज़ होने दिया। अब शायद विंग को लंजा का साइलेंट ट्रीटमेंट का आदत हो रहा था क्योंकि वो हर दिन लंजे के लिए कोई ना कोई गिफ्ट्स या फिर उसके फेवरेट चीज़ें लाया करता था, जैसे कि फेवरेट फ्लावर्स, हनी ड्यू टार्ट्स, हेयर एक्सेसरीज, ब्लूबेरी डिजर्ट्स एंड सो ऑन। बट लंजा ने विंग को ना ही माफ़ किया और ना ही वो कुछ भूल पाया क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं है जो ट्रीट्स देखकर सब कुछ भूल जाएगा। एंड ऑनेस्टली लंजा को खुद नहीं पता कि उसे अभी क्या चाहिए जिससे उसका हार्ट हील हो सके। उसे अभी तक नहीं पता क्योंकि लंजा अंदर ही अंदर टूट चुका था, वो तड़प रहा था एंड उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ उसे अंदर से खाया जा रहा है। I mean, अपने हस्बैंड को अवॉइड करना, उससे बात ना करना, उसे हग ना करना, किस ना करना, हर दिन विंग की आंखों में गिल्टीनेस देखना एंड फिर भी उससे अपने फेस को टर्न कर लेना। टू बी ऑनेस्ट वो विंग के टचेस को बहुत मिस कर रहा था, बिल्कुल अपने घर की तरह, क्योंकि विंग के टचेस भी लंजे के लिए घर जैसा था। इनफैक्ट कभी कभी वो अपने आप को फोर्स करता था ताकि वो सब कुछ भूल जाए, ताकि वो पहले की तरह अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाए। बट उससे ये सब हो नहीं रहा था। विंग के बिना उसे एक्सट्रीमली लोनली फील हो रहा था
एंड जब भी उसे ऐसा फील होता था, उसे याद आ जाता था कि जिससे वो प्यार करता है, जो उसका हस्बैंड है, उसने उसके लिए स्टैंड ले ही नहीं आता उस दिन। इनफैक्ट उसने लंजा को भी अपने आप को डिफेंड नहीं करने दिया। उसने लंजा को उसके बेडरूम पे भेज दिया एंड लंजा इस बात को भूल नहीं सकता। एंड उस दिन के बाद से लंजा अपने आप को आइसोलेशन कर रहा था। ये और भी वर्ड्स था। अब देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया एंड लंजा के इस प्रॉब्लम के असर उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी पड़ रहा था। वो सिर्फ घर पे ही नहीं, इनफैक्ट अपने काम के जगह पर भी डिप्रेस रहता था एंड सब लोग उसको लेकर बहुत कंसर्न भी हो रहे थे। इनफैक्ट अंकल ने भी शायद कुछ अंदाजा कर लिया था। हालांकि उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बट उन्होंने कैजुअली बताया कि इस वीकेंड को वो एंड लान सीचेन लंजा से मिलने उसके घर जाएगा। बट लंजा को पता है कि अगर अंकल ने कुछ ना भी पूछा, बट उसके भाई उससे ज़रूर पूछेगा एंड लंजा भी अपने भाई को बोलने के लिए तैयार नहीं था। बट अगर वीकेंड को वो दोनों उसके घर आए एंड उनसे पूछा तो लंजा झूठ भी नहीं बोल पाएगा। तो वो नहीं चाहता कि वो लोग उसके घर जाए, तो उसने उन्हें कहा कि वो वीकेंड को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएगा, वो घर पे नहीं रहेगा। एंड जैसे कि मैंने कहा, लंजा झूठ नहीं बोलना चाहता था, तो वो सच में अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। उसने मिया को उससे मिलने के लिए कहा था। एंड जैसे ही वीकेंड आया, उसने विंग को इन्फॉर्म किया कि वो बाहर जाएगा दोस्तों से मिलने। एंड विंग ने ये ऑफर भी किया कि वो लंजा को छोड़कर आएगा, पर लंजा ने डिक्लाइन कर दिया। तो एनीवेज प्लान के मुताबिक वो मिया से मिलने के लिए चला गया एंड वहाँ पर जाकर उसने देखा कि मिया वहाँ पर अकेला नहीं है, उसके साथ निया हुसैन भी है। एंड लंजा ने निया हुसैन की इन्वाइट नहीं किया था, इसको लेकर निया हुसैन ने लंजा को बहुत कुछ सुनाया। एंड देन मिया को निया हुसैन को रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग लंजा को एक कंसर्निंग लुक दे रहे थे, कुछ पूछ तो नहीं रहे थे, पर कंसर्निंग लुक दे रहे थे। ये देख के लंजा समझ गया था कि उन लोगों को कुछ अंदाजा हो रहा है। तो इससे पहले वो लोग लंजा से कुछ पूछ पाते, लंजा ने क्लियरली बता दिया कि वो कुछ भी नहीं बोलना चाहता। एंड वो लोग लंजा के दोस्त हैं, तो उन्हें पता है कि लंजा को पुश नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों ने भी ऐसा नहीं किया। उन दिनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। लंजा को अच्छा लग रहा था। लंजा को रियलाइज हुआ कि वो ये सब भी मिस कर रहा था। वो अपने ओल्ड लाइफ में ऐसा बहुत किया करता था जो अब वो नहीं करता। शायद वो विंग के अटेंशन पाने के लिए इतना बिजी हो गया था कि वो ये सब भूल ही गया था। एनीवेज अपने दोस्त से मिलने के बाद लंजा को धीरे धीरे अच्छा फील हो रहा था। अब इवनिंग होते ही लंजा अपने रूम में वापस आया एंड ऑफकोर्स उसका रूम एम्प्टी था, क्योंकि विंग को फिर से ओवरवर्क करने के लिए ऑफिस जाना पड़ा, जो लंजा के लिए अब सरप्राइजिंग नहीं रहा। ये रोज़ का हो गया था। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया, क्योंकि वो आज का दिन खराब नहीं करना चाहता था। तो वो ऐसे बेड पे बैठा हुआ था एंड बुक्स पढ़ रहा था। तभी उसके रूम में हेड शेफ लियू चाय के ट्रे लेकर आया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। यूजुअली घर के बाकी स्टाफ मेंबर आया करते थे, मेन शेफ नहीं आते थे, बट पहली बार मेन शेफ लंजा के लिए टी लेकर आया था। ये देख के लंजा ने कहा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बुला लेना, अगर आसपास कोई और नहीं रहा तो आपका आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के शेफ ने कहा, कोई बात नहीं यंग मास्टर, एक्चुअली मैंने आशु को मार्केट में भेजा है कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि जब वो घर पे आ रहा था उसने आशु को गार्डन में देखा था, बट शेफ कह रहा है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। एनीवेज लंजा ने ये बात शेफ से नहीं कहा, तो शेफ लंजा के लिए टी प्रिपेयर करने लगा। लंजा ने बहुत इंसिस्ट किया कि वो ये सब खुद कर लेगा, बट शेफ ने नहीं माना। उन्होंने लंजा के लिए उसका फेवरेट टी बनाया एंड लंजा को दिया। लंजा टी पी रहा था, तभी हेड शेफ ने कहा, माफ़ करना यंग मास्टर, बट मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। आज रात के मेन्यू में हमें फिर से चिक पीस बनाना पड़ेगा, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ साथ शायद में कोई और डिशेस बनाऊं यंग मास्टर वी के लिए। ये सुन के लंजा का आइस सॉफ्ट हो गया। उसे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट शेफ तो उसके साइड में है। अब लंजा को रियलाइज हो रहा था कि शेफ खुद क्यों आए थे चाय देने के लिए। वो लंजा से ये बात करना चाहते थे, तो लंजा ने सॉफ्टली कहा, अंकल आई डोंट थिंक वो ये सब नोटिस करेंगी, एंड आई डोंट थिंक कि उन्हें ये पता भी है कि विंग को चिक पीस पसंद नहीं। ये सुन के शेफ ने कहा, यंग मास्टर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लंजा को पता था कि शेफ को सब कुछ समझ आ रहा है, बट शेफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो लंजा ने कहा,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर पे जो कुछ भी हो रहा है ये सब बाकी लोगों को एबनॉर्मल क्यों नहीं लगता। ये सुनकर शेफ ने लंजे की तरफ देखा, एक सैड लुक दिया एंड स्माइल करते हुए कहा, यंग मास्टर, आपको क्या एबनॉर्मल लग रहा है? लंजे को लगा कि इस बारे में और बात ना करना ही ठीक होगा, तो उसने अपने हेड को शेक किया एंड वो चाय पे फोकस करने लगा। तभी हेड शेफ ने कहा, मास्टर लान, मैं इस घर में लगभग 30 साल से भी ज़्यादा टाइम से काम कर रहा हूँ। ये बोलते हुए शेफ का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। लंजे ने नोट किया एंड वो चाय पीने लगा। शेफ ने कहा, शुरू में जब मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया था तब मेरी वाइफ भी यहाँ पर काम करने के लिए मेरे साथ आया करती थी। एंड जिस दिन जियांग सर ने मास्टर रुई को इस घर पे लेकर आया था उस दिन हम दोनों ही इस घर पे ही थे। हम दोनों ने उसे देखा था एंड उस लड़के को मेरे वाइफ से इतना अटैचमेंट हो गया था कि वो तभी खाना खाता था जब मेरी वाइफ उसे खाना खिलाती थी। इनफैक्ट हर दिन नींद से उठने के बाद वो मेरे वाइफ को ही ढूंढती थी। एंड देन जिस दिन मैडम यू अपने टूर से इस घर पे वापस आई एंड उन्होंने ये चीज़ देखा कि मास्टर रुई नींद से उठने के बाद मेरे वाइफ को ढूंढती है एंड उससे ही खाना खाती है, उसके नेक्स्ट डे को ही मेरे वाइफ को इस घर से फायर किया गया, उससे निकाल दिया गया। ये सुनकर रंजन बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसके पास शब्द नहीं था बोलने के लिए। उसने चाय पी लिया था तो शेफ ने उसके कप को ट्रे में उठा लिया। शेफ ने कहा, तो यंग मास्टर, नहीं, इस घर पे जो कुछ भी होता है वो सब कुछ एबनॉर्मल नहीं है, एटलीस्ट हमारे लिए तो नहीं। ये बोल के शेफ वहां से चले गए। वो तो वहां से चले गए पर उनके बोले हुए बातें लंजे कानों में गूंज रहा था। उसने अपना पूरा इवनिंग इसी बातों के बारे में सोचने में बिता दिया। लंजे सोच रहा था, इस घर में सिर्फ एक ही इंसान जीत रहा है एंड वो इंसान लंजा नहीं है और ना ही उसका हस्बैंड है बल्कि मैडम यू है। तभी लंजे को याद आ गया कि अंकल ने कहा था कि कभी कभी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो लंजे ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड लेट इवनिंग को वो किचन में चला गया एंड उसने अनाउंस किया कि आज वो विंग के लिए खुद खाना बनाएगा। ये सुनकर शेफ ने स्माइल किया। शेफ ने कहा, अपने लास्ट टाइम उसके लिए जो स्टीर फ्राई बनाया था उन्हें वो बहुत पसंद आया था। ये सुनकर लंजे ने डिसाइड किया कि आज वो विंग के लिए विंग के फेवरेट चिकन सूप के साथ साथ उसके लिए राइस एंड स्टीर फ्राइड वेजिटेबल्स भी बनाएगा। एंड वो ऐसा ही कर रहा था। वो अपने हस्बैंड के पसंद के मुताबिक स्पाइसी खाना बना रहा था। एंड देन वो सोच रहा था कि आज रात बेडरूम पे जब विंग वापस आएगा वो विंग से उसके हर एक बात को सुनना चाहेगा कि वो क्या बोला जाता है, क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। आज वो विंग को टर्न डाउन नहीं करेगा, वो उसके बात को सुनेगा एंड देन वो उसे हक करेगा एंड उसे हक करते ही सो जाएगा। एंड शायद ये सब करने के बाद लंजे के अंदर जो पेन सा फील हो रहा है वो कम हो जाएगा एंड शायद विंग भी नाइटमेयर्स के बिना ही सो पाएगा। खाना बनाते हुए लंच अपने थॉट में खो गया था। उन्हें वो बहुत पसंद आया था। ये सुनकर लंजे ने डिसाइड किया कि आज वो विंग के लिए विंग के फेवरेट चिकन सूप के साथ साथ उसके लिए राइस एंड स्टीर फ्राइड वेजिटेबल्स भी बनाएगा। एंड वो ऐसा ही कर रहा था। वो अपने हस्बैंड के पसंद के मुताबिक स्पाइसी खाना बना रहा था। एंड देन वो सोच रहा था कि आज रात बेडरूम पे जब विंग वापस आएगा वो विंग से उसके हर एक बात को सुनना चाहेगा कि वो क्या बोला जाता है, क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। आज वो विंग को टर्न डाउन नहीं करेगा, वो उसके बात को सुनेगा एंड देन वो उसे हक करेगा एंड उसे हक करते ही सो जाएगा। एंड शायद ये सब करने के बाद लंजे के अंदर जो पेन सा फील हो रहा है वो कम हो जाएगा एंड शायद विंग भी नाइटमेयर्स के बिना ही सो पाएगा। खाना बनाते हुए लंच अपने थॉट में खो गया था। वो इतना खो गया था कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि कब मैडम यू किचन में आई एंड वो वहाँ पर खड़े खड़े उन्हें देख रही थी। कुछ टाइम बाद मैडम यू ने खुद अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाया। उन्होंने बाकी स्टाफ मेंबर्स से कहा, अब जब आजान खुद हमारे लिए खाना बनाना चाहता है देन आई थिंक अब सबको आज ब्रेक ले लेना चाहिए। आज के लिए आप सब लोग घर जा सकते हैं, आपका छुट्टी हो गया है। ये सब बोलते हुए मैडम यू के फेस में बिल्कुल भी स्माइल नहीं था। मैडम यू ने कहा,
एंड ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए खाना बनाने के लिए आज़ान को बुरा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही रेयर है। ये बोल के मेरा म्यू कुछ सुने बिना ही वहाँ से चली गई। लंजा समझ गया कि मेरा म्यू उसे ह्यूमिलेट करना चाहती है, बट ऑफ कोर्स ये बहुत ही पुअर प्लान है, क्योंकि लंजा लान फैमिली से आता है। लान फैमिली जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उनके लिए यही प्रायोरिटी है। उन्हें खुद का काम खुद ही करना पड़ता था, क्योंकि लान फैमिली में अंकल का स्ट्रिक्ट रूल्स था कि सबको खुद का काम खुद ही करना होगा। उनका काम मेड तभी करेंगी जब उनमें से कोई बहुत बीमार होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, अदरवाइज सबको खुद का काम खुद ही करना होगा। तो बचपन से ही लंजा को खाना बनाना आता है, उसे सारा हाउस होल्ड काम आता है, तो लंजा के लिए ये सब टफ नहीं है। बट ये बात मेरा म्यू को थोड़ी पता है। एनीवेज ये सब देख के हेड शेफ ने लंजे की तरफ एक रिग्रेट वाला लुक दिया। उन्हें एक्सट्रीमली बुरा लग रहा था। ये देख के लंजे ने उन्हें एश्योर करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है एंड वो संभाल लेगा। तो फाइनली हेड शेफ भी वहाँ से चले गए एंड लंजा अकेला सबके लिए वहाँ पर खाना बनाने लगा एंड बाकी हाउस होल्ड काम करने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।